को मैंने ना तुम लोग को कुछ क्वेश्चन भेजे थे बाद में कल, तो वो क्वेश्चन जो है ना हम लोग चालू कर लिया। वो क्वेश्चन जो है ना हम लोग, एक्सक्यूज मी, वो क्वेश्चन जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे। डाउट सेशन में करेंगे। आज हमने नया से आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक। नेम ऑफ टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। ये सबको पढ़ेंगे क्योंकि ये सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ आगे पीछे कुछ रिलेशन नहीं है। इसमें हम लोग सिंपल कुछ हमारे टॉपिक्स है क्लास 11th के, ठीक है, जो कि हम लोग को क्लियर करने हैं। एक मिनट, तो मैं तुमको ना डेफिनेशन एक एक करके समझा दूंगा। तुम लोग को ना उसको एज इट इज लर्न कर लेना, ठीक है। हालांकि इसके लर्निंग का भी कोई बहुत ज्यादा इसको कोई नंबर वन पर याद नहीं करने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया। तो लेंथ का तो सबको पता यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अभी मीटर की डेफिनेशन कैसे बनाएगी? तो पहले तो क्या बोला गया कि एक रॉड ली गई प्लैटिनम इरिडियम की, उसके ऊपर 2 मार्कर लगा दिए गए। उसके ऊपर ना 2 मार्क लगा दिए गए, ठीक है। और ये जो 2 मार्क लगाने के बाद क्या देखा गया कि इसके बीच पे जो डिस्टेंस था ना, ठीक है, इस प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का जो 2 गैप का डिस्टेंस था उसको डिफाइन किया गया 1 मीटर। हालांकि ये डिस्टेंस जो था बहुत दिनों तक नहीं चल पाया था क्योंकि टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ क्या होता था, रॉड की लेंथ चेंज होती थी, ठीक है। तो इसको नहीं उसकी कर पाएगा। पहले क्या बड़ा आसान था बनाना इसको। सबको ऐसा बोला गया कि भाई अपना जितने भी कंट्रीज है सबको, सब कंट्रीज के साइंटिस्ट को बोला कि अपना अपना रॉड लेकर के आओ, यहाँ से मेजरमेंट ले लो और रॉड लेकर घर चले जाओ। वहां पे उसको रॉड को क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। सब लेकर के आए, ऐसे मेजर किया, ठीक है, 1 मीटर बन गया। लेकिन फिर देखा गया कि टेम्परेचर बदल गया तो लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, ठंड आई लेंथ थोड़ी सी कम हो गई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये डेफिनेशन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। उन्होंने फिर क्या बोला कि अब बोला गया कि ऐसा किया, मान लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या ट्रैवल की लाइट। अच्छा, एक इश्यू इसके साथ और क्या आ रहा था लेंथ मीटर वाले के साथ कि ये जो, एक मिनट, सर ये बेसिक मैथ्स का ही टॉपिक है? नहीं नहीं, बेसिक मैथ्स का भी नहीं है। अब क्या किया गया कि ये जब रॉड की बात आई ना, तो रॉड के साथ एक प्रॉब्लम और थी कि अगर इस रॉड को लेके जाते थे हम अर्थ से बाहर लेके गए, मान लो मून पे, तो मून पे क्या होती है, मून की स्पीड कुछ अलग होती है, अर्थ की स्पीड अलग होती है रोटेशन की। मून पे लेके गए तो वहां पे क्या होता है, रॉड की जो लेंथ थी ना वो चेंज कर दी। एक्चुअली ये एक थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि स्पीड के हिसाब से लेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे रॉड ऐसी थी, मून पे गए तो रॉड की लेंथ चेंज हो गई। तो ये अर्थ पे तो सही था लेकिन मून पे सही नहीं था। उसके बाद गर्मी में अलग लेंथ थी, सर्दी में अलग लेंथ थी, ठीक है। तो ऐसे करके प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसी चीज पकड़ो जो कि मून पे, अर्थ पे, सब जगह सेम हो। तो उन्होंने पकड़ा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, वो मून पे या अर्थ पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, स्पीड ऑफ लाइट को क्या मान लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट मान लेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो बहुत बढ़िया, स्पीड ऑफ लाइट को स्टैंडर्ड यूनिट मान लेंगे। उन्होंने बोला कि लाइट जो है ना 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर क्या हो गया, वो हो गया 1/3 × 10⁸ मतलब इतने सेकेंड में, सोचो इतने कम समय में लाइट जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा ना, ठीक है, इतने सेकेंड में, उसको डिफाइन किया जाएगा आपसे कितना, 1 मीटर। तो बोला गया कि लाइट की स्पीड की, फिर एक्चुअली यहाँ पे क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा उसको सही करने के लिए लाइट की एक्यूरेट स्पीड डाल दी। लाइट की एक्यूरेट स्पीड कुछ 2000 मतलब कि 299 ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है, वो डाल दी, जिससे कि आंसर हमारा कैसा आ गया, और एक्यूरेट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जो स्पीड थी ना लाइट की, ठीक है, वो भी चेंज होती थी। जैसे ग्लास में लाइट की स्पीड अलग है, ठीक है, और वाटर में अलग होती है। तो ये भी अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग थी। तो जो हमारा स्केल था, जो लाइट वाला जो थ्योरी था, वो वैक्यूम में तो वैलिड था, ठीक है, एयर में भी चलो एक बार के लिए सही मान लेते हैं, लेकिन ग्लास वाटर में क्या। तो इसको फिर बोला कि नहीं, इसको ये डेफिनेशन जो है सब मीडियम एक जैसी नहीं होती है, इसको हटाओ। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने क्या किया, फिर नई थ्योरी निकाली। वो नई थ्योरी क्या थी, उन्होंने ऐसा बोला कि एक गैस होती है, ठीक है, ये जो लाइट वाली जो थ्योरी थी ना 1983 में बनाई गई थी, ठीक है। उसके पहले जो था ना, मीटर्स के लिए चलता था 1983 से, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, 1983 की जो थ्योरी थी मीटर्स के चलता था उसके पहले। अब उसके बाद क्या गई थ्योरी, उसके बाद ये वाली भी फेल हो गई, लाइट वाली थ्योरी भी फेल हो गई, ठीक है। लाइट वाली कब बनी थी, 1983 में, लाइट वाला स्केल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद ऐसा देखा गया कि नहीं भाई, ये सब अपना लाइट वाला ये जो निकला है ना, वो काम नहीं चल सकता। तो उन्होंने क्या किया, नया थ्योरी निकाला, ठीक है, इसकी रेस कर देता हूँ मैं। उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम था क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 से क्या किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई। और जब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी किसी गैस से पास करते हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, मतलब एक तरह की वहाँ पे लाइट दिखती है ना, जैसे पढ़ के भी रखा होगा केमिस्ट्री में ऐसा कुछ, ऐसे करके हम लगाते थे, ठीक है, वैक्यूम बना करके कोई गैस है, यहाँ पे वो लाइट दिखती थी, ठीक है। थोड़ी बहुत ऐसी लाइट हम लोग को ट्यूबलाइट भी दिखती है। तो वैसे क्रिप्टॉन 86 से क्या किया गया, लाइट को पास करवाया गया। जब इससे लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया, ऐसे करके जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया, तो इसके अंदर चमक दिखी है, ठीक है, लाइट दिखी कुछ। वो जो लाइट थी ना, लाइट एक तरह की वेव होती है, उसकी वेवलेंथ कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे वेवलेंथ। तो क्या देखा गया कि इसका जो वेवलेंथ था ना, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, उसको बोला गया क्रेस्ट, ठीक है। दो क्रेस्ट की दूरी को क्या बोला गया, वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को जो है ना, एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। वो नंबर था 1650 0763.7। इसको डिफाइन किया गया 1 मीटर, ठीक है। ये जो वेवलेंथ था ना, ठीक है, उसको निकाला गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया इस नंबर से। सर ये नंबर याद रखना है। ये नंबर मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मेन खाली क्या डेफिनेशन समझ में आने चाहिए। और कभी कभी हो सकता है तुम्हारे मेंस में या तुम्हारे
नीट में या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया ऐसा कि भाई लेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तुम बोल सकते हो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू क्रिप्टॉन एटम। ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा अभी डेफिनेशन। तो वैसे कुछ अगर आते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको पता होना चाहिए। ऐसे ये नंबर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस तरह से क्या डिफाइन किया गया, 1 मीटर डिफाइन किया गया। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो मैं इसको एज इट इज नोट कर लो। 1 मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1650 wavelength in vacuum of radiation from krypton isotope of mass number 86। In 1983 लाइट वाज टेकन। तुम आज भी पता बहुत सारी बुक्स पे ये वाला डेफिनेशन देखोगे, और टेकन स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ एंड अकॉर्डिंग नोट कर लेना इसको। डेफिनेशन वाज मेड एज 1 meter is length of path traveled by light vacuum in 1/2999792 of second। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका डेफिनेशन, लाइट ये 1 मीटर का डेफिनेशन। और एक क्रिप्टॉन हम क्यों यूज करते हैं, बस क्रिप्टॉन जो होती है ना वो हाईली नॉन रिएक्टिव गैस होती है, जल्दी जल्दी रिएक्ट किसी से नहीं करती, इसलिए हम क्रिप्टॉन यूज करते हैं। इसको फटाफट नोट। सर वो वैक्यूम के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन में, वैक्यूम इन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको 1 मीटर को एज इट इज देखो, समझने के लिए डेफिनेशन समझ जाना, लेकिन लर्न करने के लिए जो ना जो भी वर्ड्स है ना तुम उसको एग्जैक्टली वैसे ही याद रखना। और हो सके नंबर याद होते तो कर लेना, 2-4 नंबर ही ऐसे, नंबर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, ये क्रिप्टॉन का नाम हो गया, आइसोटोप ऑफ मास नंबर 86 ये इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब बात करते दूसरा, सेकंड है किलोग्राम। तो किलोग्राम की जो डेफिनेशन बनाई गई थी ना बहुत शुरुआत में, वो आज तक चलती आ रही है। किलोग्राम में एक क्या किया गया, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय लिया गया था। ठीक है, इसका एक प्रोटोटाइप लिया गया, मतलब एक प्रोटोटाइप मतलब क्या हो गया कि एक बेसिक बना दिया गया, बोला गया आपसे ये प्रोटोटाइप है, स्टैंडर्ड है, ये आओ अपना अपना तराजू लेकर के आओ। ठीक है, एक तरफ इसको रखो, एक तरफ अपने वेट को रखो, नाप करके ले जाओ।
ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड था, यूनिक पीस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, ठीक है। ये किसका बना हुआ था, प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ था, और ये बनाया गया था शुरुआत में 1950 ये सब में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद से आज तक की इसको कभी चेंज नहीं किया गया, ठीक है। आज तक की वैसा का वैसा ही है, इसके डेफिनेशन में आज तक कभी किसी तरह का चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये वाला हमको क्या कहते हैं याद कर जाना इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। इसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं है। तो the mass of international prototype of the kilogram which is made of platinum iridium by kept at and measures माइक ऑफ कर, वो ऑफ कर ना, इट्स एवरेज बहुतों की डेफिनेशन चेंज हुई है, लेकिन इसकी कभी चेंज नहीं हुई है। सर लास्ट में सेकंड वर्ड क्या लिख रहा है? हाँ, सर एक मिनट, ये वाला वर्ड है फ्रांस। सेकंड वर्ड हाँ, ये लास्ट लाइन का सेकंड SEV इट्स सेवरेस, SEVRES, नियर पेरिस इन फ्रांस। ये एक्चुअली क्या है, ये सेवरेस क्या, पेरिस के पास एक जगह है, उसका नाम है, ठीक है। सर एक बार ना, क्या बोली? एक बार पढ़ के बताओ ना क्या लिखा है पूरा। 1 kg is equal to the mass of international prototype of the kilogram which is made of platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weight and Measures at Sèvres। सेवरेस एक लोकेशन का नाम है, ठीक है, जो पेरिस के नजदीक है, एट सेवरेस नियर पेरिस इन फ्रांस, ठीक है। बस ये मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ, अपने लॉकडाउन के बाद चलेंगे घूमने के लिए वहाँ, तब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, तो रेडी है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद। कर देता हूँ।
बाद नेक्स्ट टाइम। देखो टाइम की ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक डेफिनेशन पहले बनाई गई थी, सनराइज, फिर दूसरा सनराइज, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन थी ना टाइम की, ठीक है, वो क्या बोली गई कि सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ नाइन वन 92 631 700 period of radiation corresponding to transition between two hyper fine levels of the ground state of cesium 133 atom। ये डेफिनेशन टाइम की थी, इसको मैं समझाता हूँ तुमको, ठीक है। काफी काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे यूज किए गए, तो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। देखो ये टाइम की डेफिनेशन में क्या थी, यहाँ पे क्या देखो कि एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया पीरियड। नेचर में क्या देखा गया है कि कोई भी चीज अगर हम देखें ना, तो जैसे जो ऑसिलेट करती है, जैसे एग्जांपल ले लो पेंडुलम है, तो पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है ना, उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा। ये एक गया, ऐसा गया, इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जब ऑसिलेट करता है ना, तो इसका टाइम अपने आप में हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। अगर हमने छोटा ऑसिलेशन किया, ठीक है, 1 डिग्री का किया, या हमने 5 डिग्री का किया, जैसे हमने यहाँ से मान लो अगर ऐसा कर दिया, यहाँ से खाली यहाँ तक भेजा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा। अगर हमने एंगल छोटा रखा या बड़ा रखा, ठीक है, उससे जो टाइम लगता है ना एक ऑसिलेशन में, वो फर्क नहीं आता। टाइम पीरियड रिमेन्स फिक्स। टाइम पीरियड मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, ठीक है। हाँ, अगर मैंने लेंथ चेंज कर दी ना पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड चेंज कर जाएगा। इन द सेम वे नेचर में अगर हम एक स्प्रिंग ले लेना, या ब्लॉक को लगा दिया करें, हमने क्या किया, ब्लॉक का ऐसा ऑसिलेट खींचा बाहर और छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये और ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा। ये क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये हमने ब्लॉक को ज्यादा खींच करके छोड़ा है, कम खींच के छोड़ा, ये टाइम पीरियड जो होता है ना, अगर ये 2 सेकंड है ये वाला और स्प्रिंग के साथ, तो हम बड़ा खींचे तो भी कितना रहेगा, वो 2 सेकंड ही रहेगा, वो नहीं चेंज करने वाला, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है ना, वो कितना खींचते हैं बड़ा या छोटा, उस पर फर्क नहीं लगता है, वो हमेशा सिस्टम पे डिपेंड करता है। हाँ, स्प्रिंग चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ब्लॉक चेंज करेंगे तो चेंज कर जाएगा, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड जो होता है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उस पे उससे वो जो होता है टाइम पीरियड पे फर्क नहीं लगता। और भी हमको ऐसे नेचर में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जहाँ पे ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं जिसके टाइम पीरियड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझा है कि कोई चीज का अगर ऑसिलेशन जो होता है ना, उसको हम एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं टाइम पीरियड, टाइम नापने के लिए। हाँ, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है।
किसी को कोई डाउट है क्या तो चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने समझ में हमको आ गई कि ये जो ऑसिलेशन जो होता है ना, ठीक है, दैट उसका अपना एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे चलो ये पीरियड तो समझ में आ गया, पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है टाइम पीरियड होता है, इसके लिए होता है ऑसिलेशन के लिए। अब देखो एक वर्ड यहाँ पर देखो, हाइपर फाइन लेवल, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया वर्ड है, ठीक है। ये हाइपर फाइन लेवल जो होता है ना, ये इसको समझना थोड़ा सा अपने केमिस्ट्री में आता ही है, ठीक है, लेकिन मैं तुमको ना सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जिस एक ऐसी भाषा में समझाता हूँ जिसको समझ करके हमारा काम हो जाए, ठीक है। कि यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अराउंड क्या होता है, एक ऑर्बिट होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एटम में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं इनकी अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम नाप सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों मिला करके। उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे दूसरा ऑर्बिट होता है, ठीक है, और यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और दूसरा ऑर्बिट होता है, उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन पता है दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि एक्चुअली एक ही ऑर्बिट में क्या होता है। जैसे मान लो ये ऑर्बिट है तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ये ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, सेकेंड ऑर्बिट। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसका भी एनर्जी लेवल क्या होता है, वो डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे इसी ऑर्बिट का क्या होता है, एनर्जी लेवल जो होता है थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। इसी ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। ये जो एक ही ऑर्बिट में जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन लेवल्स। एक ऑर्बिट में क्या होता है, एनर्जी के लेवल्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स। अब क्या होता है कि मान लो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक ऑर्बिट में यहाँ पे रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे रहेगा तो दूसरा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। एक की एनर्जी कुछ होती है, दूसरे की एनर्जी कुछ होती है, बहुत कम फर्क होता है, ठीक है। ये ऑर्बिट में ही एनर्जी का डिवीजन हो जाता है। अब क्या होता है कि मान लो हमने ना यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे हमने एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, कोई भी तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई किया, ठीक है। जब एनर्जी सप्लाई करते रहो तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था ना वो थोड़ी सी एनर्जी लेके क्या हो जाता है, वो टॉप में आ जाता है, ठीक है, वो टॉप में आ जाएगा। लेकिन जैसे वो टॉप में आता है यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला जब यहाँ पे आ जाएगा, तब इस लेवल में ये जो हाइपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर फाइन लेवल बोलेंगे। इस लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इस लेवल पे एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन पीछे से क्या होता है, लगातार एनर्जी का सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो पीछे से लगातार एनर्जी का क्या हो रहा होता है, सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ लो भी, किसी का कौन हाथ उठा रहा है। तो जैसे वो जैसे यहाँ पे आता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हाँ जैसे वो यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्बिट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एक मिनट, तो मटेरियल देखो हाइपर फाइन लेवल क्या हो गया, जैसे कि सिंपल देखो हाइपर फाइन लेवल का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। अभी मैं तुमको समझाता हूँ कि एक ऑर्बिट होती है, उस पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस हुआ। दूसरी ऑर्बिट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरी ऑर्बिट होती है, तो सब ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है। जितना दूर जाएंगे ना हम लोग ऑर्बिट से, एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की वो अलग अलग होती है, ठीक है। पास में क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे एनर्जी अलग होगी। दूर जाएंगे तो फोर्स कम होता है न्यूक्लियस का, वहां पे एनर्जी अलग होती है। एक ही ऑर्बिट के क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट की एनर्जी में। मान लो कि एक ही ऑर्बिट है ना, इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा फर्क होता है थोड़ा सा।
तो अपर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो यही जो एक ऑर्बिट में जो क्या कहते हैं अलग अलग एनर्जी के लेवल्स होते हैं ना एक ही ऑर्बिट में, उसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं, हाइपर फाइन लेवल्स कहते हैं, ठीक है, एक ही ऑर्बिट के जो डिफरेंस होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस तुमको अगर हाइपरफाइन लेवल समझना ना, बस ये समझो कि एक ही ऑर्बिट के अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एक ही ऑर्बिट में हम देखेंगे कि लोअर एनर्जी हो सकती है, हायर एनर्जी हो सकती है। इसी एक ही ऑर्बिट वाले एनर्जी के डिफरेंस वाले लेवल को हम क्या बोलते हैं, हाइपरफाइन लेवल बोलते हैं। ये एक ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी में मान लो 10 का फर्क है इसमें, और इसमें 10 का फर्क है, लेकिन अगर हम एक ही ऑर्बिट की बात करें ना, तो एक ही ऑर्बिट पे जो दूसरा हाइपरफाइन लेवल है ना, अगर ये मान लो 10 है, ये मान लो तो 10.1 होता है, 10.1, ठीक है, हाइपरफाइन लेवल का। लेकिन अगर यहाँ पे एनर्जी 10 है तो दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी 20 होता है, ऐसा। ये जो एक ही ऑर्बिट में जो एनर्जी का जो फर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरफाइन लेवल बोलते हैं। अब एनर्जी दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ठीक है, और जैसे ही ऊपर जाएगा ना, ठीक है, इट इज सिमिलर टू एनर्जी लेवल्स ओनली, ठीक है, इट इज सिमिलर टू एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इसको दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो इसको नीचे भेज देता है, ठीक है। फिर क्या, लेकिन एनर्जी का सप्लाई तो हो ही रहा है, फिर ये क्या करेगा, उसको ऊपर भेज देगा। फिर क्या होगा, ये एनर्जी जो बाहर से आ रही है फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऑर्बिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको नीचे भेजेगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करना चालू हो जाता है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। अब ये जो इस ऊपर जाने में नीचे आने में क्या होता है, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये देखा गया कि इसका ऑसिलेशन जो होता है ना वो फिक्स होता है, जो टाइम लगता है ना ऑसिलेशन में वो कैसा होता है, फिक्स होता है। तो अगर ये फिक्स होता है तो हमने क्या बोल दिया कि चलो भाई एक चीज हमको मिल गई जो फिक्स है, उस फिक्स टाइम को हमने निकाल दिया और हमने उसको क्या किया, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, सेकंड मिल गया, ठीक है। तो बोला डिफाइन क्या गया, 1 सेकंड। और सेसियम ही क्यों चूज करते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है ना ऊपर जाने का और नीचे आने का, ठीक है, वो फिक्स रहता है। मतलब कि बाकी सब में क्या होगा, पहला ऊपर गया नीचे गया कुछ समय लगा, सेकंड टाइम फिर ऊपर गया नीचे गया फिर समय लगा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम तुम किसी के भी नाप लो, ये एकदम बहुत सिमिलर आता है। हजारों मेजरमेंट भी ले ले अगर हम ना, ये कैसा आता है, फिक्स आता है, टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इसलिए हम चूज करते हैं सेसियम 133 एटम चूज करते हैं, ना कि कोई दूसरा। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं जितना सिंपल में समझा सकता था ना मैंने समझा दिया तुमको, ठीक है, कि भाई यहाँ पे पीरियड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पीरियड से टाइम को डिफाइन कर सकते हैं हम। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ठीक है, वो ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांजिशन मतलब मोशन। उसके बाद 2 हाइपर फाइन लेवल्स मतलब क्या होता है, एक ही ऑर्बिट में स्लाइट एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो गया कि हम ये जो एटम जो यूज करते हैं ना, ठीक है, दिस शुड बी एट द टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन। मतलब हम इस एटम को ना कहीं बाहर से गर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हीट एनर्जी दे रहे हैं, कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल मतलब क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे इसको हमको यूज करना है, क्या कहते हैं, 0 केल्विन पे यूज करना है, ठीक है, एकदम लो टेम्परेचर पे यूज करना है, बस। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसकी सर एक डाउट है, बोलो सर वो जो नंबर है उस नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कोई और नंबर करते तो वो हो जाता ना सेकंड से। देखो एक्चुअली 1 सेकंड की डेफिनेशन पहले बना ली गई थी, ठीक है। 1 सेकंड की डेफिनेशन ऐसा नहीं कि यहाँ से बनाई गई है, ये डेफिनेशन तो बहुत पहले बना ली गई थी, लेकिन इसको और एक्यूरेट करने के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो अगर हमने मानो को दूसरा नंबर ले लिया होता तो वो जो टाइम ड्यूरेशन आता और जो ड्यूरेशन हमने सिंपल भाषा से जो मेजर किया था सन के, सन वाले में से, ठीक है, या कोई पेंडुलम वाली क्लॉक से, तो वो मैच नहीं कर पाता। तो इसलिए प्रॉपर्ली यही नंबर चूज किया, तो यही नंबर से क्या था वो मैच कर रहा था। क्योंकि 1 सेकंड की डेफिनेशन यहाँ से बनाई नहीं गई थी, बनाई तो किसी और से गई थी, ठीक है, बाद में, लेकिन उसको एक्यूरेट करने के लिए ये वाला हमने किया था, ठीक है। बस इसको ना तुम लोग देखो, डेफिनेशन समझना अपनी बात है, ठीक है, समझना हाइपर फाइन लेवल, भाई आसपास जो एकदम नाच रहे हैं, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, वो डेफिनेशन समझना अपनी जगह सही चीज है। लेकिन जब तुमको
पूछा जाएगा एग्जाम में तो तुमको ये प्रॉपर टर्म्स याद होनी चाहिए, ठीक है, एटम का नाम याद होना चाहिए। हो सकता है जैसे कभी कभी जो मेडिकल वाले बच्चे जब उनकी एम्स की एग्जाम होती है ना, तो वहां पे वो लोग कितनी बार ऐसा होता है कि वो लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पूछ लेंगे कि कौन सा एटम यूज किया जाता है टाइम को डिफाइन करने के, तो वहां पे सेसियम 133 एटम याद रखो, क्लियर। तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो तुमको याद रखना है, डेफिनेशन एज इट इज तुमको लर्न कर जानी है, ठीक है। फिजिक्स में मैं बहुत कम जगह बोलूंगा लर्न करने के लिए, बट यहाँ पे डेफिनेशन तुमको एज इट इज रट जानी है, इसमें तुम्हारा एक वर्ड भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो याद नहीं होगा, इसलिए समझाना जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? सबको आगे बात? कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर। बहुत अच्छी। बाकी देखो ये हाइपर फाइन लेवल्स ये सब टर्म्स आने की वजह से पता है बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी काफी आसान हो गया तुम लोग के लिए। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या किया गया, देखो करंट होता है, यूनिट क्या थी इसकी, एम्पियर। तो क्या बोल सकते हैं 1 एम्पियर क्या था, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। लेकिन ये जो यूनिट थी ना, 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करता था 1 सेकेंड में, तो उसको हम डिफाइन करते थे 1 एम्पियर। लेकिन ये पता है डेफिनेशन जो थी ना, अभी क्लास अगर खत्म हो जाएगी ना तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:30 हो जाए ना, हाँ फिर से ज्वाइन कर लेना 10 मिनट के बाद। मैं 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है ना, इसलिए फिर वो गड़बड़ हो जाता है उसमें। तो 10 मिनट के बाद मैं तुमको भेज दूंगा लिंक, तुम ज्वाइन कर लेना। तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। लेकिन ये 1 कूलम को नाप पाना बड़ा मुश्किल था। 1 कूलम मतलब कितना चार्ज होता है ये पता है? 1 कूलम की अगर हम चार्ज की बात करें ना, तो 6.25 × 10⁸18 इलेक्ट्रॉन बनाता है इतना चार्ज। कहाँ से नापोगे तुम जाकर के इतना इलेक्ट्रॉन? ये 10⁻18 जो होता है ना, ये तो